Hello everyone, my name is Deepa Mehta and welcome back to the channel Kosher Learning. Students, today we are going to learn chapter number 6 that is banking for class 12th. इस पूरे चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है देखो देखो सबसे पहले तो हमें ये चैप्टर दो पार्ट में पढ़ना है। ठीक है, पार्ट 1 में कुछ कॉन्सेप्ट पढ़ने हैं और पार्ट 2 में कुछ कॉन्सेप्ट पढ़ने हैं। पार्ट 2 में बेसिकली हमारा जो फोकस होगा वो किसके ऊपर होगा, मीनिंग्स के, डेफिनेशंस के ऊपर या फिर फंक्शंस के ऊपर, या फिर कमर्शियल बैंक किस तरीके से काम करता है, किस तरीके से मनी जनरेट करता है, कौन सी मनी को प्राइमरी डिपॉजिट की कैटेगरी में रखता है, कौन सी मनी को सेकेंडरी डिपॉजिट की कैटेगरी में रखता है, किस तरीके से वो क्या करता है, मनी को बेसिकली बनाता है या क्रिएट करता है, किस तरीके से उसे सप्लाई करता है, इन सब चीजों के बारे में। इसके बाद इसके सेकंड पार्ट पे हमारा जो है ज्यादा एम्फोसिस रहेगा। क्यों उसमें ज्यादा जोर देना है, देखो हमने एक चीज के बारे में सुना था या बेसिकली पढ़ा हुआ है कि जो हमारी मॉनेटरी पॉलिसी है ना वो आरबीआई बनाती है, और आरबीआई कौन है, सेंट्रल बैंक है। तो आरबीआई जब मॉनेटरी पॉलिसी बनाती है तो बेसिकली उसके अंदर लिखती क्या है, ठीक है, मेन तो चीज ये है कि उसके अंदर क्या लिखा जाता है और जो वो उसके अंदर लिखती है उसका यूज क्या है बेसिकली। तो वो क्या पढ़ना है, हमें इसके सेकंड पार्ट में पढ़ना है। ठीक है, चलो चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले तो हमें इसका डेफिनेशन पता होना चाहिए, मीनिंग पता होना चाहिए कि एक्चुअली में बैंक है क्या। आज की डेट में बैंक किसे बोलते हैं, और आज से 100 साल पहले की बात करें या 200 साल पहले की बात करें तो उस समय पे बैंक किसे बोला जाता था। ठीक है, बहुत ही सिंपल सी इसकी डेफिनेशन है। देखो, व्हाट इज अ बैंक। बैंक क्या है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। क्या इसने बोला, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। अब ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन क्या होता है, सबसे पहली बात तो जब भी इकोनॉमिक्स की बात आएगी, क्या बोला, जब भी इकोनॉमिक्स की बात आएगी तो बार बार आपको वर्ड सुनने को क्या मिलेगा, फाइनेंशियल। क्या वर्ड सुनने को मिलेगा, फाइनेंशियल। तो इसने क्या बोला कि बैंक क्या है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। ठीक है, एक ऐसी संस्था है जो पैसों से संबंधित कुछ तो काम करती है। ठीक है, एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो कि परफॉर्म करती है क्या चीज, डिपॉजिट के फंक्शन और लैंडिंग के फंक्शन। ठीक है, तुम्हें पता है कभी भी अगर तुम लोग बैंक जाते होंगे तो वहां पर जितने भी लोग हैं वो बेसिकली दो ही काम करने आते हैं, या तो अपना पैसा बैंक को देने आते हैं या फिर बैंक से पैसा लेने आते हैं। बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है कि बैंक एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो कि मेनली परफॉर्म करता है दो काम, जिसमें एक डिपॉजिट होता है और लैंडिंग होता है। बाकी की जो फंक्शन है ना वो इसी के अंदर आपके क्या हो जाते हैं, कवर हो जाते हैं। ठीक है, या तो हम क्या करेंगे, बैंक को पैसा देने जाएंगे या फिर लेने जाएंगे। एक बैंक अलाउ करता है पर्सन को विद एक्सेस मनी, जो कि उसकी सेविंग्स होती है, टू डिपॉजिट हिज मनी इन द बैंक एंड अर्न एन इंटरेस्ट रेट। जैसे मान लो कि अगर आपके फादर या आपकी मदर क्या करते हैं, कभी बैंक जाते हैं अपने एक्सेस मनी को लेके। एक्सेस मनी होती क्या, उनकी सेविंग होती है ना, इनकम से कुछ पोर्शन खर्च करने के बाद जो पैसा बचे दैट इज सेविंग। उस सेविंग को वो बैंक के पास लेके जाते हैं। बैंक के पास लेके क्यों जाते हैं, जिससे कि वो उसके ऊपर कुछ एक्स्ट्रा इनकम अर्न कर सके, और उस एक्स्ट्रा इनकम को क्या बोलते हैं, इंटरेस्ट। क्या बोलते हैं, इंटरेस्ट बोला जाता है। ठीक है, कभी आप देखना कि अगर आपके फादर ने 10,000 रुपीज बैंक में जमा करवाए तो आज से 1 महीने बाद आप दोबारा पूछने कि पापा हमारे बैंक में अब कितना पैसा हो गया, तो वो 10,000 से ऊपर हो चुका होता है। ठीक है, बिकॉज ऑफ इंटरेस्ट। सिमिलरली द बैंक लैंड टू द पर्सन हु नीड्स मनी एट एन इंटरेस्ट रेट। साथ ही साथ एक तो काम वो क्या कर रहा है कि बैंक क्या कर रहा है, लोगों से पैसा ले रहा है, बदले में उनको इंटरेस्ट पे कर रहा है। दूसरा चीज, वो लोगों को लैंडिंग का काम भी कर रहा है, मतलब लोगों को क्या करता है, वो उधार देने का काम भी करता है, और उसके बदले में भी क्या उसको अर्न होता है, इंटरेस्ट अर्न होता है। अब आप सोचोगे कि ये क्या काम हुआ कि हमें भी इंटरेस्ट पे कर रहा है, खुद भी इंटरेस्ट अर्न कर रहा है, तो इसको तो कोई फायदा ही नहीं है ना। क्योंकि हमसे पैसे लेके हमें पे कर देता है, फिर खुद लैंडिंग करता है और खुद क्या करते हैं, इंटरेस्ट अर्न करते हैं। एक्चुअली में देखो, जो बैंक हमसे डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है वो कम रेट पे करता है। मान लो कि वो 4% पे हमसे क्या कर रहा है, डिपॉजिट को एक्सेप्ट कर रहा है, जबकि जब वो आगे लैंडिंग का काम करता है तो यूजुअली क्या करेगा, वो 10% पे, 11% पे, 12% पे करेगा। तो बीच का जो मार्जिन है 6, 7, 8% का, ये क्या होती है, बैंक की अपनी इनकम होती है। क्या होती है, बैंक की अपनी इनकम होती है, जिसके ऊपर बैंक क्या करते हैं, ये जिसके लिए बैंक क्या करते हैं, काम करते हैं। ठीक है, बहुत सिंपल सा था, एक बार फटाफट समझ लेते हैं कि बैंक एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो कि डिपॉजिट और लैंडिंग के फंक्शन को क्या करता है, परफॉर्म करता है। बैंक क्या करता है, बैंक यूजुअली जो मार्केट में एक्सेस मनी होता है उसे डिपॉजिट के रूप में एक्सेप्ट करता है, उसके ऊपर इंटरेस्ट पे करता है। दूसरी तरफ वो क्या करता है, उसके पास जितना भी मनी रखा होता है वो क्या करता है, उसको लैंड करता है और उसके बदले में क्या करता है, इंटरेस्ट अर्न करता है। यहाँ पे दो तरीके के इंटरेस्ट हो गए, एक जो वो पे कर रहा है, एक जो वो अर्न कर रहा है। इन दोनों के बीच का मार्जिन क्या कहलाता है, बैंक का प्रॉफिट कहलाता है। ठीक है, ये बैंक की क्या कहलाती है, वो इनकम कहलाती है। आई होप अभी तक तुम्हें थोड़ा थोड़ा बैंक का समझ में आएगा कि किस तरीके से बैंक काम कर रहा है या क्यों बैंक काम कर रहा है, इसके बारे में। ठीक है, अब इसमें हमें आगे क्या समझना है कि बैंक का ओरिजिन हुआ कैसे। ठीक है, ये बैंक बेसिकली है क्या। ठीक है, तो इसने बोला कि कुछ राइटर के हिसाब से जो वर्ड है ना बैंक, ये आया कहाँ से,
ये डिराइव हुआ था हमारा बैंको वर्ड से, बैंकस से, बैंक्वी से, या बैंक से। ऑल ऑफ विच मीन अ बेंच। इन सबके मतलब क्या है? बेंच है। ठीक है, इन सब के मतलब क्या है? बेंच इसका मतलब होता है। कभी आप लोगों ने दिल्ली में तो जरूर से देखा होगा, ठीक है, अगर आप पुरानी दिल्ली साइड रहते हो या फिर पुरानी दिल्ली साइड कभी गए होंगे तो आपने वहां पे देखा होगा कि आज के टाइम पे भी कई सारे लोग क्या करते हैं, छोटी छोटी सी ना टेबल लगा के उसमें मनी एक्सचेंज का काम करते हैं। ठीक है, मनी एक्सचेंज का काम मतलब हो गया कि वो आपसे एक करेंसी लेंगे और उसके बदले में दूसरी करेंसी देंगे, लेकिन वो कम आपको पे करते हैं। जैसे मान लो कि आपने उनको 100 का नोट दिया, तो बदले में आपको 80 रुपए देंगे, तो उसके बीच का जो मार्जिन होता है वो क्या होती है? उनकी इनकम होती है। ठीक है, तो बेसिकली इसका मतलब भी क्या हो गया कि बैंक जो शब्द है वो कहाँ से आया? कहते हैं बैंको, बैंकर्स, बैंकवी या बैंक। इन सब का ही मतलब होता है बेंच, अपॉन विच द मिडिएवल यूरोपियन मनी लेंडर्स और मनी चेंजर यूज टू डिस्प्ले देयर कॉइन। ठीक है, देखा होगा ना कई बार कि क्या कहते हैं, आदमी बैठा रहता है, वो क्या करता है कि बहुत सारे कॉइन्स या बहुत सारी करेंसी, बहुत सारे नोट लेके बैठा रहता है, जिसके बदले में वो क्या करते हैं, उनको एक्सचेंज करने का काम करते हैं। तो इसीलिए ये जो शब्द है वो आया ही वहीं से। ठीक है ना, तो कहते हैं मनी लेंडर या मनी चेंजर यूज टू डिस्प्ले देयर कॉइन। एनी हाउ दिस वर्ड हैज बीन इन यूज फ्रॉम द मिडिल एज इन द कनेक्शन ऑफ बैंक। और कहते हैं इसको वहीं से उठाया गया, क्योंकि आज की डेट में भी अगर आप बैंकिंग देखोगे तो एक बेंच या एक टेबल के थ्रू ही होती है। हालांकि अब उसको थोड़ा मॉडर्नाइज कर दिया गया है, ठीक है ना, लेकिन बेसिकली जो फॉर्मेशन है वो वहीं से आया। ठीक है, मिडिएवल यूरोपियन से। चलो ठीक है, आगे हम समझते हैं। कोई भी एक वर्ड अगर आपको याद हो जाएगा ना तो आपके पेपर में लिखने के लिए इफेक्टिव हो जाएगा। बैंक को भी लिख सकते हो, बैंकर्स, बैंक भी, बैंक, जो वर्ड तुम्हें याद रह जाए। ठीक है, कि इसका मतलब बेंच होता है, और ये जो कॉन्सेप्ट लिया गया ये वहीं से लिया गया। ओके, अभी कहते हैं कि इस डेफिनेशन को दिया किसने। तो वॉल्टर लीफ का नाम आप लोगों ने जरूर से सुना होगा, ठीक है, इकोनॉमिक्स की बुक में तो जरूर ही सुना होगा। ठीक है ना, वॉल्टर लीफ डिफाइंड द बैंक इज अ पर्सन और कॉर्पोरेशन। इन्होंने क्या बोला वॉल्टर लीफ ने? अच्छा, जब भी इस तरीके की डेफिनेशन वगैरह दी होती है और किसी ना किसी ऑथर का या किसी ने किसी इकोनॉमिस्ट का नाम दिया होता है ना, तो इसको याद करने की कोशिश किया करो, पेपर पे अच्छा इंपैक्ट आता है। ठीक है, आंसर लिखते समय। तो वॉल्टर लीफ ने क्या करा था? डिफाइन करा था द बैंक इज अ पर्सन। इन्होंने क्या बोला था कि बैंक कोई भी हो सकता है, ये एक पर्सन भी हो सकता है, ये एक कॉर्पोरेशन भी हो सकता है, विच होल्ड्स इटसेल्फ आउट टू रिसीव फ्रॉम द पब्लिक डिपॉजिट पेबल ऑन डिमांड बाय द चेक। इन्होंने क्या बोला? एक कॉर्पोरेशन, एक बैंक क्या हो सकता है? एक पर्सन या कॉर्पोरेशन हो सकता है जो क्या करता है कि लोगों से पैसा एक्सेप्ट भी कर रहा है और लोगों को पैसा दे भी रहा है। ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा? बैंक कहलाएगा। और आज की डेट में हमारे बैंक करते भी यही काम है। ठीक है ना, तो समझ में आया? अगर एक डेफिनेशन याद कर लोगे तो भी ना पे। इसके अलावा हमारे यहाँ पे हॉरेस वाइट ने क्या बोला था? एक एज अ मैन्युफैक्चरर ऑफ क्रेडिट एंड मशीन फॉर फैसिलिटेटिंग एक्सचेंज। मतलब ये क्या करता है? जो कि सेम डेफिनेशन है, जो कि लोगों को लेंडिंग का काम भी करता है और लोगों से डिपॉजिट को एक्सेप्ट भी करता है। इनमें से कोई एक डेफिनेशन याद हो जाएगी, वेल एंड गुड है। अगर इनमें से बाई चांस कोई डेफिनेशन याद ना हो पाए तो सिंपल मीनिंग भी लिख के आ जाओगे, तुम्हारा काम चल जाएगा। कि एक बैंक क्या है? एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो मेनली दो काम परफॉर्म करता है, डिपॉजिट का और लैंडिंग का। ठीक है, चलो अभी हम समझते हैं कि बैंक क्या होते हैं करके। देखो, तुमने बहुत सारे बैंक्स का नाम सुना होगा। जैसे तुमने सुना होगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, कॉर्पोरेशन बैंक। इसके अलावा फिर तुमने सुना होगा बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। तो बेसिकली तुम्हारे दिमाग में इस तरीके से कंफ्यूजन नहीं आता ये इतने सारे बैंक क्यों हैं और इतने सारे बैंक है तो इनमें से कौन सा बैंक हमारे इंडिया का है, कौन सा बैंक इंडिया के बाहर का है, या कौन सा बैंक हमारा ऐसा है जो प्राइवेट कहलाएगा, कौन सा बैंक ऐसा है जो हमारा गवर्नमेंट कहलाएगा। तो इस तरीके की नॉलेज को रखने के लिए ना थोड़ा बहुत आप क्या कर सकते हो, इसको इंटरनेट से पढ़ सकते हो कि कौन कौन से बैंक है। एटलीस्ट मोटी मोटी नॉलेज तो आप लोगों को होनी चाहिए। ठीक है, कि अगर आपसे कभी किसी ने पूछा कि दो फॉरेन बैंक के नाम बताओ, तो आपको पता होना चाहिए कि कौन से दो फॉरेन बैंक है हमारे यहाँ पे। जैसे अमेरिकन एक्सप्रेस हो गया, एचएसबीसी हो गया, ये फॉरेन बैंक है। ठीक है, अगर आपसे कोई बोलेगा कि दो गवर्नमेंट बैंक बताओ, तो जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, ये स्टेट बैंक, सॉरी स्टेट गवर्नमेंट, आई एम सॉरी, ये क्या हो गया? हमारे गवर्नमेंट बैंक हो गया। अगर आपसे किसी ने पूछा कि प्राइवेट बैंक्स के नाम बताओ, तो यस बैंक, एक्सिस बैंक, एचडीएफसी, ये क्या हो गए? हमारे प्राइवेट बैंक हो गए। तो आपको ये सब चीजें पता होनी चाहिए कि बेसिकली ये क्या है, कौन से बैंक सरकारी है, कौन से बैंक प्राइवेट है। हालांकि काम सब सेम ही करते हैं, ऐसा नहीं कि काम कोई अलग कर रहा है, लेकिन थोड़ा बहुत नॉलेज के लिए पता होना चाहिए। चलो अभी हम मोटा मोटी यहाँ पे समझते हैं कि डिफरेंट टाइप ऑफ बैंक्स कौन कौन से हैं। इनकी डिटेल्ड में हम नहीं जाएंगे, इनके डिटेल के लिए एक अलग से वीडियो रख लेंगे, क्योंकि यहाँ पे करेंगे तो बहुत ज्यादा हौच पौच हो जाएगा और आपके सिलेबस से वो हट जाएगी चीजें। ठीक है, इसीलिए मैं सिर्फ यहाँ पे मैंने डिफरेंट टाइप ऑफ बैंक ही बताए हुए कौन कौन से। सबसे पहले होता है सेंट्रल बैंक। ठीक है, क्या है सबसे पहला? कौन सा? सेंट्रल बैंक। आरबीआई हमारे यहाँ पे क्या है? सेंट्रल बैंक है। फिर उसके बाद है कोऑपरेटिव बैंक। क्या है? कोऑपरेटिव बैंक।
इसके बाद क्या है, कमर्शियल बैंक। इसके बाद क्या है, रीजनल रूरल बैंक। इसके बाद क्या है, लोकल एरिया बैंक। इसके बाद स्पेशलाइज्ड बैंक। इसके बाद स्मॉल फाइनेंस बैंक, और उसके बाद पेमेंट्स बैंक। ये जो डिफरेंट टाइप ऑफ बैंक्स हैं, इनको हम क्या करेंगे, बहुत जल्दी एक वीडियो के अंदर कवर कर लेंगे, ठीक है, जिससे कि तुम्हारी यहाँ पे क्या हो जाए, जो डाउट्स है वो क्लियर हो जाएगा कि कौन से सेंट्रल बैंक है, कौन सा कोऑपरेटिव बैंक है, ठीक है, कौन से कमर्शियल है, कौन से आरआरबी है, क्यों सारे के सारे एक दूसरे से अलग है। बट यहाँ पे भी मोटा मोटी आपको इनके नाम याद रखने हैं, सेंट्रल बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, कमर्शियल बैंक, रीजनल रूरल बैंक, लोकल एरिया बैंक, स्पेशलाइज्ड बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक, पेटीएम। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ इतना ही याद रखना है। चलो अभी आगे बढ़ते हैं। अच्छा ठीक है, यहाँ से हमारा क्या है, बेसिकली मेन चैप्टर शुरू होता है। अभी तक हमने मीनिंग समझा था, उसकी ओरिजिन समझी, और उसके बाद हमने देखा था कि किसने उसकी डेफिनेशन को दिया था। ठीक है, तो अभी हमें समझना है कि मनी क्रिएशन बाय द कमर्शियल बैंक। अब ये कमर्शियल बैंक हैं कौन से? देखो, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को अगर हम छोड़ दें तो बाकी जो बैंक है हमारे कमर्शियल बैंक की कैटेगरी में आ जाते हैं ज्यादातर बैंक। ठीक है, क्या आ जाता है, कमर्शियल। कमर्शियल का मतलब ही क्या हो गया, जिनका मेन जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या है, प्रॉफिट अर्न करना है। तो ये क्या हो गया, मनी क्रिएशन बाय द कमर्शियल बैंक। द कमर्शियल बैंक डू नॉट हैव द अथॉरिटी ऑफ इशूइंग करेंसी। क्या इसने बोला कि जो कमर्शियल बैंक है ना, इनके पास अथॉरिटी नहीं होती कि करेंसी को इश्यू कर सके। अब आप बोलोगे हमें कैसे पता चला कि इसको अथॉरिटी है या नहीं है? इससे पहले हमने जब चैप्टर नंबर 5 पढ़ा था तो उसमें हमने क्या पढ़ा था, मनी पढ़ा था। मनी को और बैंकिंग को साथ में पढ़ाने के पीछे लॉजिक ही यही है, क्योंकि दोनों चैप्टर आपस में कैसे इंटरलिंक्ड है। ठीक है, तो बेसिकली इसने क्या बोला कि मनी क्रिएशन बाय द कमर्शियल बैंक। जो कमर्शियल बैंक होते हैं उनके पास अथॉरिटी नहीं होती कि वो अपनी खुद की करेंसी को क्या कर सके, इश्यू कर सके। तो करेंसी कौन इश्यू करता है फिर हमारे यहाँ पे? करेंसी हमारे यहाँ पे इश्यू करते हैं सेंट्रल बैंक, दैट इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। दे कैन नॉट इश्यू नोट्स और कॉइन एज वेल। ना तो इनके पास परमिशन होती है नोट्स को इश्यू करने की, ना ही इनके पास परमिशन होती है कॉइन्स को इश्यू करने की। येट दे आर द सप्लायर्स ऑफ मनी एज दे क्रिएट मनी बाय वे ऑफ डिमांड डिपॉजिट। लेकिन फिर भी इसको सप्लायर ऑफ मनी की कैटेगरी में रखा गया। क्या बोला गया, सप्लायर ऑफ मनी की कैटेगरी में रखा गया है, क्योंकि ये क्या करते हैं, अपने खुद के लिए डिमांड डिपॉजिट क्रिएट कर लेते हैं। अभी इस पूरे को ना थोड़ा डिटेल में चल के समझते हैं कि क्या है करके। देखो, हमारे यहाँ पे सप्लायर ऑफ मनी की अगर हम बात करें तो सप्लायर ऑफ मनी में किस किस को रखा गया? जब हमने मनी वाला चैप्टर पढ़ा था, बहुत ज्यादा डिटेल में समझा था कि सप्लायर ऑफ मनी कौन कौन होता है। अगर हम बात करें यहाँ पे, सप्लायर ऑफ मनी की, तो सबसे पहले हमारे आते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, इन शॉर्ट उसे आरबीआई बोला जाता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो हमारे सप्लायर ऑफ मनी कैसे होती है, क्योंकि जो रिजर्व बैंक है वही क्या करते हैं, हमारे यहाँ पे जो नोट्स है उनको इश्यू करने का काम करते हैं। ठीक है, बस वो 1 रुपए का नोट इश्यू नहीं करती, बाकी सारे जितने भी नोट्स है वो कौन करता है, आरबीआई इश्यू करते हैं, चाहे वो 10 का हो, 20 का हो, 50 का हो, कुछ भी। ठीक है, उसके बाद सेकंड नंबर पर हमारा आता है यहाँ पे। अच्छा, एक छोटा सा क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि आरबीआई कितनी डिनोमिनेशन तक का नोट इश्यू कर सकती है? मैक्सिमम डिनोमिनेशन कितना है जो आरबीआई इश्यू करते हैं? तो 10,000, 10,000 तक का नोट जो है वो आरबीआई क्या कर सकती है, अपने एंड पे इश्यू कर सकती है। ठीक है, बिना किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव लाए। चलो सेकंड नंबर पर हमारी आती है गवर्नमेंट। अच्छा, गवर्नमेंट कहाँ पे हमारी नोट प्रिंटिंग करती है? गवर्नमेंट तो हमारे यहाँ पे नोट प्रिंटिंग नहीं करती। गवर्नमेंट में जो हमारी फाइनेंस मिनिस्ट्री है, उसके पास पावर है कि वो जितने भी हमारे कॉइन्स है वो और 1 रुपए के नोट की क्या कर सकते हैं, प्रिंटिंग कर सकती है। ठीक है, ये भी सप्लायर ऑफ मनी होता है। तीसरे नंबर पर कौन आता है, कमर्शियल बैंक। अब आप बोलोगे कि कमर्शियल बैंक ना तो नोट इश्यू करता है, ना तो कॉइन इश्यू करता है, तो ये सप्लायर कैसे हुआ? ये सप्लायर इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये अपनी जो मनी है ना वो खुद से क्रिएट कर लेता है। जैसे हम ये क्या करेगा कि पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है और आगे उसे लैंडिंग का काम कर देता है। तो इसने क्या करा, इसने इश्यू नहीं करा, लेकिन फिर भी इसने अपने लिए क्या करे, खुद से मनी को क्या कर दिया, क्रिएट कर दिया। इसलिए ये क्या होता है, सप्लायर ऑफ मनी की कैटेगरी में आ जाता है। ठीक है, चलो, और इसमें आरबीआई कब नोट इश्यू कर सकता है, गवर्नमेंट कब करेंसी इश्यू कर सकती है, इन सब के बारे में भी हमने क्या करा है, मनी वाले चैप्टर में डिटेल में पढ़ा हुआ है। तो अगर कभी भी डाउट हो तो प्लीज मनी वाले चैप्टर को एक बार रेफर कर लेना, जिससे कि आपको समझ में आ जाए कि क्या इसके पीछे की कहानी है करके। ठीक है, चलो वापिस चलते हैं अपने टॉपिक पे। मनी क्रिएशन बाय द कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक डू नॉट हैव द अथॉरिटी ऑफ इशूइंग करेंसी। समझाता भी, क्योंकि करेंसी को इश्यू करने की पावर किसके पास है, या तो हमारी आरबीआई के पास है या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास है। दे कैन नॉट इश्यू नोट्स और कॉइन। ना तो ये नोट इश्यू करते हैं, ना ये कॉइन इश्यू करते हैं, लेकिन फिर भी इन्हें सप्लायर ऑफ मनी बोला जाता है, क्योंकि ये अपनी डिमांड खुद से क्रिएट करते हैं। अब समझते हैं कि जो हमारी कमर्शियल बैंक है वो कैसे अपने डिमांड को क्रिएट करते हैं। ठीक है,
सबसे पहले इसने बोला कि इनकी जो डिमांड क्रिएट होती है प्राइमरी एंड सेकेंडरी डिपॉजिट के रूप में होती है। प्राइमरी डिपॉजिट कैश डिपॉजिट होते हैं जो कि कमर्शियल बैंक क्या करते हैं, लोगों से करती है। जैसे मान लो कि आपकी, सपोज करो एक छोटा सा अमाउंट लेते हैं, आपके फादर की जो सैलरी है मान के चलो कि वो 10,000 रुपए है, ठीक है। आपके फादर की सैलरी कितनी है, 10,000 रुपीज है। अभी उन्होंने क्या करा, अब इसमें से कुछ पैसे घर खर्च में चले गए, मान लो कि 7,000, ठीक है। 7,000 इसमें से खर्च हो गए, अभी कितना बचा, 3,000 रुपए। अब 3,000 रुपए को लेके आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप उसे अपनी जेब में रखे रखो, ठीक है, तो वो 3,000 हमेशा 3,000 ही रहेंगे। या फिर एक दूसरा काम ये भी कर सकते हो, आप इस 3,000 को लेके बैंक के पास जाओ और इसके ऊपर क्या करो, इंटरेस्ट की इनकम अर्न कर लो। तो फिर ये आपका 3,000 कैसे बन जाएगा, 3100, 3200, फिर 33, 34, 35, 35, इस तरीके से क्या होगा, बढ़ता चले जाएगा। तो यूजुअली जो लोग होते हैं उनकी टेंडेंसी क्या होती है कि अपनी सेविंग्स को बैंक में ले जाके इन्वेस्टमेंट बना देते हैं वो, ठीक है। तो प्राइमरी डिपॉजिट क्या होती है, कैश डिपॉजिट होती है विद द कमर्शियल बैंक बाय द पीपल, ठीक है ना। सेकेंडरी डिपॉजिट क्या होती है, सेकेंडरी डिपॉजिट आर दोज डिपॉजिट विच अराइज ऑन अकाउंट ऑफ लोन बाय द बैंक टू द पीपल, ठीक है। एक तो हो गया जहां पे वो लोगों से एक्सेप्ट कर रहा है, एक हो गया कि जहां पे वो लोगों को दे रहा है। तो इसने बोला जो सेकेंडरी डिपॉजिट है ना, उसी को डेरिवेटिव डिपॉजिट भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, डेरिवेटिव डिपॉजिट्स बोला जाता है। चलो, अगर हम बात करें टोटल डिमांड डिपॉजिट की बाय द ऑफ द कमर्शियल बैंक, तो कहते हैं कि अगर हम प्राइमरी डिपॉजिट और सेकेंडरी डिपॉजिट को जोड़ देते हैं तो ये क्या बन जाती है, हमारी डिमांड डिपॉजिट बन जाती है। क्या बन जाती है, डिमांड डिपॉजिट बन जाती है, ठीक है। आई होप चीजें समझ में आ रही होंगी। प्राइमरी डिपॉजिट प्लस सेकेंडरी डिपॉजिट बराबर क्या हो जाएगा, टोटल डिमांड डिपॉजिट। कैसे होती है ये, इसको समझते हैं। द प्रोसेस ऑफ मनी क्रिएशन बाय द कमर्शियल बैंक। आपके पेपर में क्वेश्चन लिखने के लिए रेयर ही आएगा, लेकिन आपको ये प्रोसेस पता होना चाहिए कि पहले कौन सा स्टेप होता है, फिर कौन सा स्टेप होता है, फिर कौन सा स्टेप होता है, ठीक है। कहता है बैंक रिसीव करता है सबसे पहले कैश डिपॉजिट। बैंक क्या करता है, रिसीव करता है सबसे पहले कैश डिपॉजिट। जैसे आपने क्या करा कि आपकी मदर ने जो उनके पास 3,000 रुपए का सेविंग था उसे लेके गए बैंक के पास, तो ये कैश डिपॉजिट हो जाएगा, ठीक है। फिर कहते हैं कि जो बैंक करता है, लैंड करता है मनी मैनी मोर टाइम देयर कैश रिजर्व। अब यहाँ पे सबसे पहले एक वर्ड आता है कैश रिजर्व, जिसके ऊपर हम बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देंगे, क्योंकि सेकंड पार्ट में हमें समझने ही यही है कि कैश रिजर्व क्या होते हैं, ठीक है। या फिर हमारी बैंक रेट क्या होती है, रेपो रेट क्या होती है, इन सब के ऊपर हमें डिटेल में जाना है। तो यहाँ पे हम इसके ऊपर नहीं जा रहे, बस हमें इतना पता होना चाहिए कि जो बैंक है अपने कैश रिजर्व से बहुत ज्यादा क्या करते हैं, उसके पास लैंडिंग करने की अथॉरिटी होती है, ठीक है, और वो यूजुअली करते भी है, तभी तो उसको मुनाफा होगा। चलो आगे समझते हैं कि सबसे पहले बैंक ने क्या करा, कैश डिपॉजिट रिसीव करा। उसके बाद उसने क्या करा, जो लेंडिंग का काम करा, ठीक है। अब वो डिपॉजिट अपने पास तो रखेगा नहीं, डिपॉजिट को उसे आगे क्या करना पड़ेगा, लेंडिंग के रूप में यूज करना पड़ेगा ना, तभी तो उसको फायदा होगा। अदरवाइज क्या होगा, अगर वो लेंडिंग नहीं करेगी, वो इंटरेस्ट पे तो कर रही है पर अर्न नहीं कर पा रही, ठीक है, तो ऐसे में तो उसे हमेशा ही लॉस रहेगा, ठीक है। इसीलिए money is lent by the commercial bank not in the form of cash but in the form of credit entry in the accounts of borrower. These credit entry are known as secondary deposit. चलो देखो, मैं तुम्हें सेकेंडरी डिपॉजिट को लेकर यहाँ पे थोड़ा डिटेल्ड में समझा रही हूँ कि क्या सेकेंडरी डिपॉजिट है करके। देखो, एक तो हो गया कि आपने सबसे पहले आपके पास जितना भी पैसा पड़ा होता लूज कैश के रूप में, आप उसे लेके गए बैंक को दे दिया, तो वो क्या बन गया, आपका प्राइमरी डिपॉजिट बन गया। सेकंड पॉइंट में से बोला कि जो बैंक है वो बहुत ज्यादा टाइम क्या कर सकता है, कैश रिजर्व से बहुत ज्यादा टाइम क्या कर सकता है, लेंडिंग कर सकता है। चलो इसमें तो बहुत कुछ समझने का था नहीं, लेकिन थर्ड पॉइंट में समझने का है। कहते हैं अगर तुम बैंक के पास जाते हो और आप बोलते हो कि सर मेरे को ना लोन चाहिए, मैं एक छोटी सी क्या है, एक स्टेशनरी की शॉप चलाता हूँ और उसके लिए मेरे को क्या है, लोन चाहिए, क्योंकि मेरा स्टॉक बार बार खत्म हो जाता है, मेरे को लोन चाहिए होता है, मतलब पैसा चाहिए होता है बार बार सामान खरीदने के लिए। लेकिन मेरे पे पैसा उतना फ्रिक्वेंट आ नहीं पाता, तो क्या आप मेरी हेल्प कर दो। तो बैंक कहेगा कि ठीक है कोई बात नहीं, आप यहाँ से लोन ले लो। आपसे पूछे कितने रुपए का लोन चाहिए, तो आपने बोला कि सर मेरे को 50,000 का लोन चाहिए। तो क्या बैंक वाला तुम्हें 50,000 रुपए का लोन देने के लिए 50,000 रुपए कैश में पकड़ाएगा, नहीं। वो आपकी क्या करेगा, अकाउंट में क्रेडिट एंट्री करेगा। क्रेडिट एंट्री का मतलब क्या हो गया कि वो पैसा आपके हाथ में कैश ना देके आपके अकाउंट में ट्रांसफर करेगा, ठीक है, इसीलिए उसको क्रेडिट एंट्री बोलते हैं। आपके अकाउंट में पैसा आना इस क्रेडिट होना, तो उसको क्या बोलते हैं, क्रेडिट एंट्री बोलते हैं। और इसी को क्या बोला जाता है, सेकेंडरी डिपॉजिट बोला जाता है, ठीक है, जो बैंक अपने पैसा लोगों को दे देता है, इसको क्या बोलते हैं, सेकेंडरी डिपॉजिट बोलते हैं। आई होप चीजें समझ में आ रही होगी कि जो कमर्शियल बैंक, हम तो कमर्शियल बैंक को कैश में पैसा दे सकते हैं, लेकिन कमर्शियल बैंक कभी भी हमें कैश में पैसा नहीं देता, वो हमेशा क्या करता है, हमारे अकाउंट में क्रेडिट एंट्री करते हैं। आई होप चीजें समझ में आ रही होंगी। अभी चलते हैं इसके आगे पॉइंट समझने के लिए। कहते हैं जो बोरोवर होता है ना, वो इश्यू करता है चेक अगेंस्ट अ क्रेडिट
इन देयर अकाउंट द चेक सर्कुलेट इन द इकोनॉमी एज अ मनी। अभी क्या होता है आगे देखो, उसने क्या करा, जो स्टेशनरी वाला था उसके अकाउंट में मान लो 50,000 रुपये लोन के रूप में आ गए। अब क्या वो 50,000 रुपये हमेशा यूज कर सकते हैं या बैंक को रिटर्न भी करना पड़ेगा? तो ऑब्वियस है कि बैंक को रिटर्न भी करना पड़ेगा। जब वो बैंक को रिटर्न करेगा तो बैंक के पास दोबारा पैसा आएगा, है ना? इसीलिए उसको क्या कहते हैं, सेकेंडरी डिपॉजिट कहते हैं। तो कहते हैं कि फिर क्या बनेगा, प्राइमरी डिपॉजिट, जो ऑलरेडी लोग उसको क्या कर रहे हैं, डिपॉजिट के रूप में दे रहे हैं, और दूसरा उसका खुद का पैसा जो उसके पास वापिस आ रहा है, दैट इज सेकेंडरी डिपॉजिट। ठीक है, जो कि क्या कहलाता है, डिमांड डिपॉजिट कहलाता है। आई होप पांचों पॉइंट समझ में आ गए कि क्या है। सबसे पहला वो क्या करता है, कैश डिपॉजिट लेता है। दूसरे काम में दूसरे पॉइंट में हमने सिर्फ इतना समझा कि वो अपने कैश रिजर्व से बहुत ज्यादा क्या कर सकता है, लर्निंग का काम कर सकता है। तीसरे में हमने समझा कि वो लोगों को क्या करता है, पैसे को उधार देने का काम करता है। फिर हमने समझा कि ये क्या होते हैं, जब पैसा किसी पर्सन को उधार दिया जाता है तो वो क्या करेगा, फिर उसे रिटर्न भी तो करेगा ना। और जो वो रिटर्न करेगा वो यूजुअली किसके थ्रू करता है, या तो बेसिकली क्रेडिट क्रेडिट वाउचर के थ्रू करेगा या फिर चेक्स के थ्रू करता है। ठीक है ना? क्रेडिट वाउचर क्या होता है, ये एक बैंकिंग टर्मिनोलॉजी है। ठीक है, जब तुम बैंकों में फिजिकली विजिट करोगे तब तुम्हें समझ में आएगा, ठीक है, कि किसे क्रेडिट वाउचर बोलते हैं। फिर इसके बाद हमने समझा कि हमारा जो प्राइमरी डिपॉजिट प्लस सेकेंडरी डिपॉजिट है, इसी को टोटल डिमांड डिपॉजिट बोला जाता है। ठीक है, आगे हमने समझा कि टोटल डिमांड डिपॉजिट विद द बैंक आर मेनी टाइम मोर देन द कैश रिजर्व ऑफ द कमर्शियल बैंक। इसने बोला कि बैंक को ने कैश रिजर्व मेंटेन करना होता है, और इसका जो टोटल डिमांड डिपॉजिट होता है इसके कैश रिजर्व से तो बहुत ज्यादा होता है। अब आप बोलोगे कि बहुत ज्यादा क्यों होता है, कम क्यों नहीं हो सकता? तो इसके लिए हमें इसके सेकंड पार्ट पर जाना पड़ेगा। ठीक है, तब तक आपको क्या करना है, पेशेंस रखना पड़ेगा कि क्या कैश रिजर्व होता है। दिस इज बिकॉज द कमर्शियल बैंक नो दैट ऑल द डिपॉजिट वुड नॉट शोन अप द बैंक्स टू विड्रॉ ऑल द डिपॉजिट बाय द वे ऑफ कैश। ठीक है, तो ये चीज हो गई। आगे हम इसको समझते हैं कि इसने बोला, अच्छा ये वाली लाइन में ना बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है नहीं, क्योंकि जब तक आप सेकंड पार्ट नहीं समझोगे आपको ये चीजें बहुत ज्यादा समझ में आने वाली है नहीं। तो मैं सिर्फ उतना ही यहाँ पे बोलूंगी जितने से आपको समझ में आ जाएगा। कहता है ऐसा एक्सपीरियंस किया जाता है कि जैसे एक छोटी सी ना चीज मेरे को बताओ, मान के चलो कि बैंक के पास अपना टोटल डिमांड डिपॉजिट जो है वो 10 रुपए है। अब बैंक ने क्या कर दिया, उसमें से 4 रुपए का लोन दे दिया। क्या करा, 4 रुपए का लोन दे दिया। जैसे मान के चलो बैंक के पास टोटल कितना कैश पड़ा था, 10 रुपए, जिसमें से बैंक ने क्या कर दिया, 4 रुपए दे दिया। जिसमें से बैंक की टेंडेंसी है ना कि अगर हम 6 रुपए का मार्जिन भी रखते हैं तो जो लोग है ना वो इतना अपने 10 के 10 रुपए लेने कभी भी नहीं आएंगे। तो उसने क्या सोचा कि 6 रुपए रख देता हूँ, लोग आएंगे तो उनको इसमें से उठा के पैसा दे दूंगा। अब किसी दिन ऐसा हो जाए कि 10 के 10 लोग अब बोले कि भाई हमारा 10 रुपए वापस कर दो, तो क्या बैंक यहाँ पे मना कर देगा कि नहीं भाई मैं आपका 10 रुपए वापस नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मैंने तो 4 रुपए लोन के रूप में दे दिए? ऐसा बोल सकते हैं वो? तो आप बोलोगे कि नहीं, ऐसा नहीं बोल सकता। अगर ये 10 के 10 डिपॉजिटर क्या करे, अपना पैसा लेने आ जाए तो बैंक को सारा पैसा रिटर्न करना पड़ेगा। तो लेकिन अब आप बोलोगे ये कैसे डिसाइड हो कि बैंक जो है, क्योंकि बैंक ने तो ये अज्यूम करके चला था कि 6 रुपए लेने आएंगे, लेकिन आए कितने लेने, 10 रुपए। तो ये कैसे बैंक को पता चलेगा कि 10 रुपए लेने आएंगे कि 6 रुपए लेने आएंगे? तो कहता है बैंक अपनी जो प्रीवियस हिस्ट्री है, ये जैसे आज तक हमारी बैंकिंग सिस्टम चलते हुआ आया है, तो बैंक का ऐसा मानना है कि जितना भी आपका डिपॉजिट होता है ना, उसका ऑन एवरेज 10% से ज्यादा कभी भी लोग डिमांड करने नहीं आते। ठीक है, अगर आ गए तो क्या होगा? अगर आ गए तो इसके लिए हमें एक पूरी लंबी सी कहानी है, उसको समझेंगे कि कैसे कैसे किस किस तरीके से बैंक काम करता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि बैंक एकदम केयरलेस होके काम कर रहे हैं। बैंक ने हर एक चीज के ऊपर क्या बना के रखे हुए, अपने प्रोविजंस बना के रखे हुए हैं। ठीक है, जिससे कि किसी भी समय पे बैंकिंग चैनल को काम करने में दिक्कत ना हो, उसके जो कस्टमर्स हैं उनको काम करने में दिक्कत ना हो। ठीक है, चलो। कहता है ऑल डिमांड डिपॉजिट सर्व एज मनी सप्लाई इन द बैंक जस्ट लाइक कैश हेल्ड बाय द पीपल। ठीक है ना? तो इसने बोला कि जितने भी डिमांड डिपॉजिट है वो क्या करते हैं, एक तरीके से मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी है। इसके बाद आगे समझते हैं कि डिमांड डिपॉजिट सर्विंग एज मनी सप्लाई इज कॉल्ड बैंक मनी। क्या इसने बोला, क्या आता है, जो डिमांड डिपॉजिट है ना, जो कि मनी सप्लाई के रूप में काम करे, से बैंक मनी भी बोला जाता है। दिस इज मनी क्रिएटेड बाय द बैंक। ये वो वाली मनी होती है जो बैंक ने, बैंक का मतलब है कमर्शियल बैंक ने खुद से क्या करी हुई है, सर्कुलेट करी हुई है। दिस इज सर्कुलेटिंग द सिस्टम नॉट इन द फॉर्म ऑफ कैश बट इन द फॉर्म ऑफ चेक इशूड बाय द बैंक टू द होल्डर ऑफ डिमांड डिपॉजिट। अभी यहाँ पे हमने क्या करी, मोटे मोटे 10 पॉइंट समझे। अभी मेरे को पता है कि यहाँ पे आपको कंफ्यूजन जरूर हुआ होगा, क्योंकि ये थोड़ी टेक्निकल वर्ड है यहाँ पे, है ना? और तुम क्या हो अभी, तुम 12th क्लास में है, तुम लोगों को इसका बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है नहीं, तो इसलिए हो सकता है तुम्हें चीजें समझ में ना आई हो। पर फिर भी मैं तुम्हें क्या है, एक बार बहुत ऐसे समझाती हूँ कि जिससे आपको सिर्फ मेन मेन पॉइंट्स का पता चले कि क्या है।
सबसे पहले बैंक क्या करता है, कैश डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है लोगों से, ठीक है। फिर वो क्या करता है, जो भी कैश डिपॉजिट उसके पास आया होता है उसे लोन के रूप में दे देता है, ठीक है। फिर उसके बाद वो क्या करता है, जो भी लोन के रूप में पैसा देते हैं ना, तो वहां पे कस्टमर क्या करेगा, थोड़े समय बाद उसको लौटाना शुरू कर देता है, ठीक है। और जो लौटाएगा वो चेक के फॉर्म में या फिर क्रेडिट वाउचर के फॉर्म में लौटाता है। अभी उसके पास दो तरीके का पैसा है, एक जो लोगों ने उसे डिपॉजिट के रूप में दिया, एक जो उसका खुद का पैसा वापस आ रहा है, इन दोनों को मिला के बोलते हैं डिमांड डिपॉजिट, ठीक है ना। फिर इसने बोला कि यूजुअली एक टेंडेंसी देखी गई है कि अगर आप डिमांड डिपॉजिट वो डिपॉजिट होता है जिसके लिए कस्टमर कभी भी डिमांड कर सकते हैं। तो कहता है कि हमेशा से टेंडेंसी देखा गया कि 10% से ज्यादा जो लोग होते हैं वो कभी भी अपना पैसा सेम डे पे लेने के लिए नहीं आते। तो बैंक अगर 10% रखने के बाद बाकी लेंडिंग भी कर देगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। इन एनी केस कभी ऐसा हो कि 10 की जगह 20% लोग अपना पैसा मांगने आ गए, तो क्या बैंक के पास पैसा रहता है, तो डेफिनेटली बैंक ने उसका भी प्रोविजन बना के रखा हुआ है, ठीक है। तो ये क्या था, इसका पूरा पूरा मतलब मोटा मोटा एक प्रोसेस था, ठीक है। अभी हमें समझना है सेंट्रल बैंक के बारे में, ठीक है। बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है सेंट्रल बैंक का। तो हमें ये समझना है कि सेंट्रल बैंक है क्या। देखो, अगर आज की डेट में तुम ये समझे कि हमारे यहाँ पे इतने सारे बैंक हैं, इतने सारे बैंक में दो चारों के नाम बताओ। जैसे कि हमने बोला सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। इसके बाद हमने बोला, अच्छा सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया एक अलग बैंक है एंड सेंट्रल बैंक अलग है, ठीक है। सेंट्रल बैंक बोला जाता है आरबीआई को। आरबीआई को सेंट्रल बैंक इसलिए बोला जाता है क्योंकि वो सबके सेंटर में बैठ के काम कर रहा है, ठीक है, दैट इज केंद्रीय बैंक। इसके अलावा हमारा होता है इंडियन बैंक। इसके अलावा हमारा है पंजाब नेशनल बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, ये सारे के सारे हमारे बैंक है, ठीक है। जिन्हें क्या बोला जाता है, कमर्शियल बैंक बोला जाता है। लेकिन इन सबको रेगुलेट कौन कर रहे हैं और क्या इनकी रेगुलेशन की जरूरत है। अगर इनकी रेगुलेशन की जरूरत नहीं है तो इन ये फिर काम किस तरीके से कर रहे हैं, फिर सारे बैंक एक ही तरीके की सर्विस कैसे दे पा रहे हैं। तो इसको हम समझते हैं। कहता है कि इन सबको रेगुलेट करता है सेंट्रल बैंक, ठीक है। सेंट्रल बैंक उसी तरीके से जैसे हमारे घर में हमारे फादर का रोल होता है, ठीक है, जो सबको क्या करते हैं, कंट्रोल रेगुलेट सुपरवाइज करने की कोशिश करते हैं। इसी तरीके से सेंट्रल बैंक भी होता है जो सबको क्या करता है, कंट्रोल करता है, रेगुलेट करता है, सुपरवाइज करता है, ठीक है। मुसीबत के टाइम पर उसके साथ खड़ा रहता है, जब भी वो कोई किसी तरीके से मिसबिहेव करता है तो उस टाइम पर उसके ऊपर एक्शन लेता है। तो ऐसे सेंट्रल बैंक भी काम करते हैं, ठीक है। सेंट्रल बैंक क्या है, इज एन एपेक्स बैंक। एपेक्स का मतलब समझते हैं, जो टॉप पे होते हैं, ठीक है। सेंट्रल बैंक क्या है, एपेक्स बैंक है जो कि कंट्रोल करता है पूरी बैंकिंग सिस्टम को, ठीक है। ये क्या करेगा, पूरी बैंकिंग सिस्टम को कंट्रोल करता है। क्या ये प्राइवेट बैंक्स को भी कंट्रोल करता है, तो डेफिनेटली ये उनके ऊपर भी क्या करता है, रेगुलेशन का काम करता है। कहता है ये इकलौती ऐसी एजेंसी है भारत में जिसको नोट इश्यू करने की परमिशन है, ठीक है। सिर्फ 1 रुपए का नोट छोड़ के, मैं बार बार इस चीज को बोल रही हूँ, सिर्फ 1 रुपए का नोट छोड़ के बाकी सारी की सारी पावर किसके पास है, सेंट्रल बैंक के पास है कि वो नोट्स को इश्यू कर सकते हैं। कहते हैं ये सर्व करते हैं बैंकर टू द गवर्नमेंट एंड मैनेज करता है फॉरेक्स को, ठीक है। ये क्या करता है कि गवर्नमेंट के बैंकर के रूप में काम कर रहा है और साथ के साथ फॉरेक्स को मैनेज भी कर रहा है। आरबीआई जो है वो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है, ठीक है। एक बार मोटा मोटी इसको समझ लेते हैं, हालांकि आगे हमें इसकी समझने क्या है, फंक्शन तो समझने ही है। सेंट्रल बैंक एक अपेक्स बैंक है जो कि पूरी बैंकिंग सिस्टम को क्या करता है, कंट्रोल करता है। सबसे पहला पॉइंट तो यही हो गया। अपेक्स बैंक का मतलब हो गया जो टॉप पे बैठा हुआ है। ये इकलौती ऐसी एजेंसी है जो नोट को इश्यू करता है, ठीक है। कहते हैं ये गवर्नमेंट के लिए फॉरेक्स समझते हैं, फॉरेन एक्सचेंज, यहाँ से डॉलर बेसिकली जो इंडियन रुपी है उसको डॉलर में कैसे कन्वर्ट करना है, पाउंड में कैसे करना है, येन में कैसे कन्वर्ट करना है, ठीक है, कितने में कन्वर्ट करना है। कल को अगर हमारे यहाँ से कोई पर्सन मान लो कि यूएसए चले जाते हैं तो वो किस तरीके से वहां पे काम करेगा, मतलब किस तरीके से मनी का एक्सचेंज करेगा, तो वो सारा का सारा काम भी कौन करती है, सेंट्रल बैंक करती है। और उसके अलावा इसने बोला कि ये सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया तो है ही, ऑब्वियस सी बात है, ये क्या है, सेंटर में बैठ के काम करे, दैट इज सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। अभी हम समझते हैं इसके फंक्शन के बारे में, ठीक है। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है फंक्शन, और पेपर में यहां से तो क्वेश्चन बनना ही बनना है, ठीक है। मान के चलो कि बैंकिंग वाले चैप्टर से जो आपका जो क्वेश्चन बनते हैं ना, बड़े वाले क्वेश्चन बनते हैं जो आई गेस 4 5 6 नंबर के आते हैं, ठीक है, वो हमेशा यहाँ से बनेगा। फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक आपको यहाँ पे क्या होना चाहिए, 7 पॉइंट है, 7 के 7 आपके टिप्स पे होने चाहिए कि किस तरीके से जो फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक हमें लिख के आने। ऐसा नहीं कि आपको सिर्फ सुन के और अपने मन से वहां पे बना के आ जाने, कुछ भी बना के आओगे तो फिर बनाए हुए ही नंबर मिलेंगे, आपके जो अच्छे मार्क्स है वो आप नहीं फैच कर पाओगे, ठीक है। तो बेहतर है एक बार इसको ध्यान से सुनो और उसके बाद इसकी हेडलाइन को क्या करो, याद करो, ठीक है। हेडलाइन कैसे याद करनी है उसको भी देखते हैं। पहले समझ लेते हैं कि क्या है फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक। फंक्शन का मतलब क्या होता है, कार्य। फंक्शन का मतलब क्या हो गया, कार्य, मतलब जो हमारा आरबीआई है वो क्या क्या काम करता है, ठीक है, कार्य। चलो फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक समझते हैं कि क्या है करके।
सबसे पहले कहता है बैंक ऑफ इशूइंग नोट। अभी तुमने मनी में पढ़ा, फिर तुमने बैंकिंग में पढ़ा कि हमारे यहाँ पे जो नोट इशू करता है वो कौन करता है, आरबीआई करता है, ठीक है। तो सेंट्रल बैंक क्या करते हैं, सेंट्रल बैंक के पास एक्सक्लूसिव राइट है। एक्सक्लूसिव का मतलब सिर्फ इसी के पास ये अधिकार है कि ये क्या कर सकते हैं, नोट को इशू कर सकते हैं। इसको बोलते हैं करेंसी अथॉरिटी फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक, ठीक है। ये तुम्हें वर्ड पता होना चाहिए, ठीक है। इसने क्या बोला कि ये क्या होता है, करेंसी अथॉरिटी फंक्शन होता है। क्या होता है, करेंसी अथॉरिटी फंक्शन होता है। कहते हैं कि नॉट इशूड बाय द सेंट्रल बैंक आर एन अनलिमिटेड लीगल टेंडर। आर एन अनलिमिटेड लीगल टेंडर का मतलब पता है क्या होता है, इसका मतलब यह है कि बैंक ने अगर एक 10 रुपए का नोट इश्यू करा तो बैंक जब तक चाहे तब तक उसको मार्केट में सर्कुलेट होने देगी। ऐसा नहीं है कि 10 रुपए का नोट सिर्फ 10 साल चलेगा या सिर्फ 15 साल चलेगा उसके बाद वो खराब हो जाएगा, नहीं। जब तक आरबीआई उस नोट का डीमोनेटाइजेशन नहीं कर देता तब तक वो नोट क्या रहेगा, मार्केट में रहेगा। डीमोनेटाइजेशन का मतलब क्या होता है, मुद्रा को विमुद्रा कर देना। मतलब पहले जो नोट हमारा नोट कहलाता था, आज की डेट में हम उसके लीगल टेंडर को खत्म कर रहे हैं, दैट इज डीमोनेटाइजेशन, ठीक है, विमुद्रीकरण। तो इसने बोला कि सबसे पहला जो काम होता है बैंक का, वो क्या करते हैं, नोट्स को इशू करना। सेंट्रल बैंक ऑफ अ कंट्री हैज एक्सक्लूसिव राइट ऑफ इशूइंग नोट, जिसको हम क्या बोलते हैं, करेंसी अथॉरिटी फंक्शन भी बोला जाता है। और जो बैंक नोट इशू करता है वो कैसे होता है, अनलिमिटेड लीगल टेंडर होते हैं। जब तक गवर्नमेंट चाहेगी तब तक उसको क्या रहने देगी, लीगल टेंडर रहने देगी। जब गवर्नमेंट को लगता है कि नहीं अभी ये नोट क्या कर रहा है, मार्केट में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, तो बैंक क्या करती है, उसे डिमोनेटाइज कर देती है, ठीक है। चलो, इसके बाद हमारा दूसरा जो फंक्शन है वो है क्लियरिंग हाउस फंक्शन। इसको समझते हैं कि क्या होता है। कभी तुम लोगों ने चेक्स के बारे में सुना है कि चेक क्या होता है, ठीक है। चलो, सेंट्रल बैंक परफॉर्म करता है फंक्शन ऑफ अ क्लियरिंग हाउस। इट अवॉइड ट्रांसफर ऑफ कैश बिटवीन द बैंक्स एंड रिड्यूसेस रिक्वायरमेंट ऑफ कैश। इसको समझते हैं कि क्या होता है। देखो, पेमेंट को लेने के देने के एक तरीका तो ये हो गया कि आप कैश में करो। इसके अलावा एक तरीका ये भी होता है कि आप चेक से कर लो, ठीक है। अब आप बोलोगे हम ऑनलाइन ट्रांसफर भी तो कर सकते हैं। ऑनलाइन ट्रांसफर एक अलग चीज हो गई, लेकिन अगर हम बैंकिंग सिस्टम की बात करें तो बैंकिंग सिस्टम में यूजुअली या तो कैश चलता है या चेक चलता है। तो बैंक क्या करती है, बैंक बेसिकली प्रमोट नहीं करती कि हमारे यहाँ पे कैश का ट्रांजेक्शन ज्यादा हो। कैश के ट्रांजेक्शन में बेसिकली प्रॉब्लम क्या होती है, कैश में एक तो ये होता है कि आपको उसे एक तरीके से स्टोर करना पड़ता है, कैरी करना पड़ता है, ठीक है, जो कि एक डिफिकल्ट टास्क है चोरी वगैरह होने का। उसके अलावा क्या होता है कि कैश के केस में ना कि करप्शन के चांसेस ज्यादा होते हैं, ठीक है। कुछ ट्रांजेक्शन जो हमारे कैश में होते हैं उनके पता ही नहीं चल पाता कि इसका सोर्स क्या रहा था, कहाँ से ट्रांजेक्शन उठ के आया। तो बैंक क्या करती है, डिस्करेज करती है कैश की एक्टिविटीज को और वो प्रमोट करती है क्या, कौन से, चेक की एक्टिविटीज को। क्योंकि चेक के केस में आपको किसी तरीके से स्टोरेज की दिक्कत नहीं होती है, किस तरीके से आपको ये प्रॉब्लम नहीं होती कि इसको कैरी कैसे करना है, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो गया, बैंक क्या करते हैं, हमारा क्लियरिंग हाउस फंक्शन करती है। मतलब क्या हो गया, जैसे मान लो कि मैंने अपनी एक फ्रेंड है उसको पेमेंट करी 10,000 बाय वे ऑफ चेक। तो अब मैंने उसको दे दी, अब उस कागज का करेगी क्या, उसको कैश, उस 10,000 के चेक को वो कैश में कन्वर्ट करवाएगी। तो ये जो कन्वर्जन का काम है ये कौन करता है, आरबीआई करता है, जिसको किस नाम से बोला जाता है, क्लियरिंग हाउस। वो हमारे चेक को क्या करता है, क्लियर कर देता है। मतलब मैंने एक चेक पे लिख के दिया 10,000 रुपए, ठीक है, मैंने अपने दोस्त को पे करे 10,000 रुपए, और बदले में मेरी दोस्त ने क्या करा, उसको किसी बैंक में ले जाके जमा कर दिया। अब वो बैंक उस चेक को कहाँ भेजेगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास। क्यों, क्योंकि आरबीआई के पास क्या है, अथॉरिटी है कि वो क्या करे, क्लियर करने के से मतलब उसे क्या करे, चेक को क्लियर करे, दैट इज क्लियरिंग हाउस फंक्शन। चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद कहते हैं ये बैंकर टू द गवर्नमेंट है। बैंकर का मतलब क्या है कि बैंक गवर्नमेंट के लिए ये बैंक है। सेंट्रल बैंक एक इज अ बैंकर एजेंट एंड फाइनेंशियल एडवाइजर टू द गवर्नमेंट। इसने बोला ये उसका बैंकर के रूप में काम करता है, उसके एजेंट के रूप में काम करता है, उसके फाइनेंशियल एडवाइजर के रूप में काम करता है। अच्छा, अब हम समझते हैं कि कैसे ये बैंकर के रूप में काम करता है, कैसे एजेंट के रूप में काम करता है, और कैसे फाइनेंशियल एडवाइजर के रूप में ये काम करते हैं। कहते हैं जब ये बैंकर के रूप में काम करता है तो ये मैनेज करता है अकाउंट्स ऑफ द गवर्नमेंट। क्या करता है, ये मैनेज करता है गवर्नमेंट के अकाउंट, ठीक है, कि गवर्नमेंट का कितना पैसा आ रहा है, कितना पैसा जा रहा है, कहाँ आ रहा है, कहाँ नहीं जा रहा है, ठीक है, ये सारी की सारी। जब ये एजेंट के रूप में काम करते हैं, एजेंट का मतलब तुम समझते क्या होता है, एजेंट क्या होता है, जो तुम्हारे बिहाफ पे क्या करता है, काम करता है। जब ये एजेंट के रूप में काम करता है तो ये क्या करता है, गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज को खरीदने या बेचने का काम करता है। जैसे गवर्नमेंट ने क्या करा, कोई सिक्योरिटी है उसको बेचना है, या कोई सिक्योरिटी उसको खरीदनी है मार्केट में, तो वो क्या करेगा, आरबीआई के थ्रू करवाता है, ठीक है। तो ये क्या करता है, इसके लिए एजेंसी रिलेशनशिप को भी क्या करता है, परफॉर्म करता है। इसके बाद कहते हैं कि अगर ये एडवाइजर के रूप में काम करेगा,
एडवाइजर के रूप में अगर ये काम करते हैं तो ये क्या करता है, गवर्नमेंट के लिए पॉलिसी को फ्रेम करते हैं। ठीक है, पॉलिसी फॉर्मेशन समझते हो कि किस तरीके से मार्केट में पैसे को रेगुलेट किया जाए। अभी हम आगे आने वाले सेकंड पार्ट में यही चीजें समझेंगे कि कैसे हमारे यहाँ पे मनी को रेगुलेट करा जाता है, कैसे यहाँ पे इन्फ्लेशन आ जाता है, कैसे यहाँ पे डिफ्लेशन आ जाता है, कैसे उनके बीच में बैलेंस लाया जाता है, और ये बेसिकली साइकिल जो है ये चल क्यों रही है। ठीक है, इसके बारे में। तो थर्ड टॉपिक क्या था, बैंकर टू द गवर्नमेंट, जिसमें उस यूजुअली क्या करता है, गवर्नमेंट के लिए 3 फंक्शन करता है, बैंकर, एजेंट, फाइनेंशियल एडवाइजर। जब बैंकर के रूप में काम करता है तो उसके अकाउंट्स को मैनेज करता है, जब एजेंट के रूप में करता है तो उसके लिए सिक्योरिटी खरीदने बेचने का काम करता है, जब एडवाइजर के रूप में काम करता है तो क्या करता है, पॉलिसी के फॉर्मेशन का काम करता है। उसके बाद बात करते हैं, क्योंकि ये बैंकर्स बैंक तो है ही। अभी यहाँ पे जो सेकंड वर्ड है बैंक, ये कौन से बैंक है, कमर्शियल बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, ठीक है, इसके बाद स्पेशलाइज्ड बैंक, वो सारे के सारे। तो ये कहता है कि उनका बैंक तो है ही है, और साथ के साथ सुपरवाइजरी रोल भी परफॉर्म करता है। समझते हैं कि क्या सुपरवाइजरी रोल। कहते हैं एज अ बैंकर्स बैंक इट हैज ऑलमोस्ट द सेम रिलेशन विद अदर बैंक इन द कंट्री एज अ कमर्शियल बैंक विद हिज कस्टमर। जैसे कमर्शियल बैंक अपने कस्टमर के साथ परफॉर्म करता है, सेम तरीके से जो आरबीआई होता है वो कमर्शियल बैंक्स के साथ परफॉर्म करते हैं। जैसे मान के चलो, जो कमर्शियल बैंक है वो क्या करते हैं, लोगों से पैसा लेते हैं डिपॉजिट के रूप में, लोगों को पैसा देते हैं लैंडिंग के रूप में। सेम काम आरबीआई भी करता है, कमर्शियल बैंक से पैसा लेता है डिपॉजिट के रूप में, कमर्शियल बैंक को पैसा देता है लैंडिंग के रूप में। ठीक है, तो कहता है कि यहां से अगर हम देखें तो 3 ऑब्जर्वेशन हमारे निकल के आते हैं, कौन कौन सी, इसको समझते हैं। सेंट्रल बैंक एक्सेप्ट क्या करता है, डिपॉजिट कमर्शियल बैंक से। ठीक है, और क्या करता है, उनको लोन देने का काम वो करता है। ठीक है, तुम बोलोगे ये तो हमारे कमर्शियल बैंक भी कर रहे हैं, आप बोलोगे ना कि मेरे फादर का क्या है, एसबीआई में अकाउंट है, तो वो भी तो ये काम करते हैं, वो वहां से पैसे को मतलब डिपॉजिट भी कर देते हैं, और अगर उनको जरूरत होती है तो लोन भी ले लेते हैं। तो सेम काम क्या करता है, आरबीआई भी करता है, किसके साथ, कमर्शियल बैंक के साथ। दूसरा काम जो होता है वो क्या होता है कि ये क्या करता है, क्लियरिंग हाउस की फैसिलिटी देता है। अभी हमने समझा था कि ये क्या करता है, क्लियरिंग हाउस। अच्छा, अगर ये क्लियरिंग हाउस की फैसिलिटी ना दो तो कमर्शियल बैंक को दिक्कत होगी ना, अब वो चेक का जो ढेर उनके पास लग चुका है उसका करेगा क्या। तो बेसिकली दूसरी जो फैसिलिटी देते हैं, किस चीज की देते हैं, क्लियरिंग हाउस की देते हैं। उसके बाद कहते हैं अपने सुपरवाइजरी रोल में, इन इट सुपरवाइजरी रोल, जो सेंट्रल बैंक होता है वो इंश्योर करता है कि वो क्या करेगा, एक प्रॉपर कंप्लायंस लेके आएगा टू इट्स डायरेक्टिव रिलेटिंग टू सीआरआर एसएलआर। सीआरआर एसएलआर क्या होता है, इसके लिए सिर्फ हमें क्या करना है, एक पार्ट इसका और पढ़ना है, पार्ट नंबर 2। ठीक है, जहां पे हम समझेंगे कि सीआरआर क्या होता है, एसएलआर क्या होता है। बस अभी आप ये समझ सकते हैं कि बैंकों को कैसे अच्छी तरीके से रेगुलेट करना है, क्या उनके लिए पॉलिसी होनी चाहिए, कब उनको क्या इंटरेस्ट रेट रखने चाहिए, कितना पैसा अपने पास मेंटेन करके रखना चाहिए। तो इस तरीके से वो क्या करता है, डायरेक्टिव या फिर पॉलिसीज को इश्यू करता रहता है। ठीक है, आई होप चीजें समझ में आ रही होंगी कि बैंकर्स बैंक एंड सुपरवाइजरी रोल में आपको क्या लेके आना है। इसके बाद कहते हैं लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट। ये क्या होता है, देखो, कभी अगर आपको पैसा चाहिए, ठीक है, मान लो कि आप अभी 12th क्लास में और आपका बर्थडे, आपको अपने दोस्तों को क्या करनी है, एक पार्टी देनी है, तो आप क्या करते हो, यूजुअली कोशिश करते हो आपकी भाई या बहन से आपको पैसा मिल जाए। फिर उनसे पैसा नहीं मिलता तो फिर आप जाते हो अपनी मदर के पास, उनसे भी पैसा नहीं मिला तो फिर आपके जाते हो फादर के पास कि पापा तो दे ही देंगे। तो पापा क्या हो गए वहां पर, लास्ट रिजॉर्ट हो गए। ठीक है, कि पापा तो पैसे देंगे ही देंगे, तो पापा क्या हो गए, लास्ट रिजॉर्ट हो गए। ये सेम चीज यहाँ पे आरबीआई भी है कमर्शियल बैंक के लिए। कहते हैं ये भी क्या करता है, अगर कमर्शियल बैंक को कहीं से पैसा नहीं मिल पा रहा, उसके पास डिपॉजिट नहीं आ पा रहा है, उसके पास लैंडिंग से जो पैसा वापस आना है वो पैसा नहीं आ पा रहा, कहीं और से वो पैसा नहीं उठा पा रहा, तो फिर वो क्या करता है, आरबीआई से ले सकते हैं। ठीक है, आरबीआई तो उसे डेफिनेटली देगा। इट मीन्स दैट इफ अ कमर्शियल बैंक फेल्स टू गेट फाइनेंशियल एकोमोडेशन फ्रॉम एनीवेयर, इट अप्रोच द सेंट्रल बैंक एज अ लास्ट रिजॉर्ट। अगर उसको फाइनेंशियल एकोमोडेशन का मतलब होता है फाइनेंशियल हेल्प उसे कहीं से नहीं मिल पा रही, तो फिर वो क्या करता है, फिर उसके पास जो सेंट्रल बैंक होता है वो क्या होता है, लास्ट रिजॉर्ट होता है। सेंट्रल बैंक क्या होता है, लास्ट रिजॉर्ट होता है। ठीक है, कहते हैं जो आरबीआई होता है, आरबीआई क्या करता है, जो कमर्शियल बैंक है ना उनको इमरजेंसी के टाइम पे क्या करता है, फंड देके क्या इंश्योर करता है कि जो बैंकिंग सिस्टम है वो सफर ना करे। बैंकिंग सिस्टम सफर करने का मतलब क्या हुआ, कि जैसे मान लो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, आज की डेट में से 100 रुपए की जरूरत है, ठीक है, उसको लोगों को क्या करना, उधार देना है, जब उधार देगा तभी तो इनकम उसकी होगी। ठीक है, तो उसको क्या करना है कि बेसिकली ना, अब लोग उसने 100 रुपए क्या करना है, लैंडिंग के रूप में देना है। अब उसके पास पैसा है ही नहीं तो उधार कहाँ से दे, या तो चुपचाप क्या करे, अपना शटर गिराए और बैठ जाए। अगर इस तरीके से करता है तो हमारे यहाँ पे क्या होगा, जो बैंकिंग सिस्टम है बहुत ज्यादा सफर करेगा, क्योंकि अब उसने पैसा लोगों को दिया नहीं तो लोगों के पास पैसा पहुंचा नहीं। सबसे पहला नुकसान तो बैंक को होगा कि वो इंटरेस्ट की इनकम अर्न नहीं कर पा रहा।
दूसरा कस्टमर को भी तो होगा, क्योंकि वो क्या करता है उस पैसे को लेके अपने बिजनेस में लगाता, और जब बिजनेस में लगाता है तो प्रोडक्शन करता है, प्रोडक्शन करता है तो मार्केट में डिमांड पूरी कर पाता, मार्केट में पैसे की सप्लाई होती, ठीक है, लोगों के बीच में पैसे सॉरी मार्केट में क्या होता है, मनी का सर्कुलेशन होता है और हमारी इकोनॉमी ऊपर बढ़ती है। अब क्योंकि उसके पास पैसा पहुंचा नहीं, तो कहीं ना कहीं सारी चीजें क्या हो गई, एक तरीके से ठप हो गई। तो कमर्शियल बैंक क्या करते हैं, उसको एसबीआई को पैसा देगा कि ठीक है भाई तुम बैंकिंग सिस्टम को सफर मत करो, ठीक है। और दूसरी की चीज क्या होगी, हमारे मनी मार्केट क्या होती है, हमेशा स्टेबल रहती है। स्टेबल जैसे अभी मैंने तो तुम्हें समझाया था कि अगर हम आरबीआई पैसे एसबीआई को नहीं देगा, एसबीआई उस बिजनेस पर्सन को नहीं देगी, तो क्या होगा, आगे डिमांड रुक जाएगी, सामान महंगे हो जाएंगे, उसके बाद क्या होगा, उसकी भी इनकम का लॉस होगा, किसकी, उस बिजनेस पर्सन की, बैंक की भी इनकम का लॉस होगा, और कहीं ना कहीं मार्केट में क्या आएगी, इनस्टेबिलिटी आएगी, ठीक है। तो जिसकी वजह से आरबीआई क्या करते हैं, एज अ लास्ट लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट के रूप में क्या करता है, काम करते हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, कहते हैं इसके बाद क्या होता है, कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। ये क्या हुआ, कहते हैं ये फॉरेन एक्सचेंज का कस्टोडियन होता है। कस्टोडियन कौन होता है, जो किसी चीज को क्या करता है, होल्ड करके रखता है अपने पास, जिससे कि वो क्या करे, उसकी टेक केयर कर सके, है ना। तो कहता है कि कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, सेंट्रल बैंक इज द कस्टोडियन ऑफ नेशंस फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। क्या इसने बोला, जो सेंट्रल बैंक होता है ना, वो कस्टोडियन होता है, ठीक है, किस चीज का, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का। मतलब बाहर से कितना पैसा हमारे यहाँ पे आ रहा है, उस सबको जो बेसिकली कस्टडी रखता है वो कौन रखता है, आरबीआई रखता है। It also exercise manage floating to ensure stability of exchange rate in the international market। ठीक है, ये भी एक समझने वाला टॉपिक है, डिटेल्ड टॉपिक है, इसको अलग से समझा जाएगा कि बेसिकली जो भी टॉपिक मैं तुम्हें बोलती हूँ ना कि अलग से समझा जाएगा, इसका मतलब ये होता है कि वो आपके सिलेबस में तो नहीं है, लेकिन उसकी आपको समझना जरूरी है। आपको पता होना चाहिए कि कैसे मैंने ये क्या करता है, फ्लोटिंग को मैनेज करता है, ठीक है। तो इसीलिए मैं उसको अलग से क्या करती हूँ, किसी वीडियो के थ्रू कवर कर लेती हूँ। इट ऑल्सो एक्सरसाइज मैनेज फ्लोटिंग टू इंश्योर स्टेबिलिटी ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व इन द इंटरनेशनल मनी मार्केट, ठीक है। कहीं ऐसा तो नहीं है, जैसे मान के चलो कि आज की डेट में भारत में $100 की जरूरत है, लेकिन आरबीआई के पास क्या है, सिर्फ $85 पड़े हुए हैं, तो वो क्या करेगा, $50 उसे सप्लाई करेगा, लेकिन बाकी के 50 कहाँ से लेके आए, उसको क्या करना पड़ेगा, मार्केट से महंगा खरीदना पड़ेगा। तो इस तरीके से चीजें ना हो, इसके लिए क्या करता है, आरबीआई पहले से अपने पास क्या करेगा, रिजर्व को मेंटेन करके रखता है। आगे बढ़ते हैं, कहते हैं कंट्रोल ऑफ क्रेडिट। कंट्रोल ऑफ क्रेडिट क्या होता है, इसको समझते हैं। देखो, कहते हैं द प्रिंसिपल फंक्शन ऑफ द सेंट्रल बैंक इज टू कंट्रोल द सप्लाई ऑफ क्रेडिट। वेरी ट्रू। जो मेन फंक्शन होता है एसबीआई का, वो क्या होता है, सप्लाई जो हमारी मनी की हो रही है ना, उसको कंट्रोल करना। आप बोलोगे इसे क्यों कंट्रोल करना है यार, इसको इसलिए कंट्रोल करना है, अगर मार्केट में एक्सेस मनी जाता है या कम मनी जाता है ना, तो दोनों ही सिचुएशन खराब होती है इकोनॉमी के लिए। तो उसको कंट्रोल करके रखना होता है कि कितना पैसा पहुंचा है मार्केट में, दैट इज, ये क्या होता है, उसका प्रिंसिपल फंक्शन होता है। कहता है इसका मतलब ये हुआ, इट इंप्लाइज इंक्रीज और डिक्रीज इन द सप्लाई ऑफ मनी इन इकोनॉमी बाय द रेगुलेटिंग द क्रिएशन ऑफ क्रेडिट बाय द कमर्शियल बैंक, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि आप मार्केट में कितना भी लोन बांट दो, और ऐसा भी नहीं है कि आप मार्केट में थोड़ा सा लोन बांटो, दोनों ही सिचुएशन खराब है। सेंट्रल बैंक नीड्स टू कंट्रोल द सप्लाई ऑफ मनी टू कॉप विद द सिचुएशन ऑफ इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन। अब इसको अलग से समझना होगा कि किस तरीके से हमारी जो है सेंट्रल बैंक क्या करती है, वो कंट्रोल करती है मनी को, जिससे कि इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन की स्थिति ना बने। चलो थोड़ा सा समझ के चलते हैं कि क्या है। अगर आरबीआई ने क्या करा, कंट्रोल नहीं करा, ठीक है, कमर्शियल बैंक के ऊपर, और कमर्शियल बैंक ने क्या करा कि भाई अपनी इनकम को बढ़ाने के लिए ना बहुत सारा लोन बांट दिया, अभी मार्केट में पैसा क्या हो गया, ज्यादा जा चुका है। जब मार्केट में पैसा ज्यादा आएगा तो लोग क्या करेंगे कि सस्ती चीजों को भी ज्यादा दाम में खरीद पाएंगे, जिसकी वजह से मार्केट में क्या गया, महंगाई बढ़ रही है, तो वो क्या हो गया, एक इन्फ्लेशन की सिचुएशन हो गई। सेम थिंग, अगर मान लो कि आरबीआई ने कंट्रोल नहीं लगाया हुआ, और जो कमर्शियल बैंक है वो क्या कर रहे हैं, पैसा मार्केट में जाने ही नहीं दे रहे, वो लोन बांट ही नहीं रहे, इस सिचुएशन में क्या होगा कि इकोनॉमी में पैसा ही नहीं है। इकोनॉमी में पैसा नहीं है तो लोग क्या करेंगे, सामान ही नहीं खरीद पा रहे, सामान नहीं खरीद पा रहे, तो आपकी जो इकोनॉमी है वो एक तरीके से ठप हो गई, नीचे बैठ गई। तो ये सारी की सारी सिचुएशन क्या है, खराब होती है, ठीक है। तो इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन दोनों स्थिति क्या है, खराब है, ठीक है। अभी आगे हमने क्या समझा, फंक्शन समझा आरबीआई के। अब हमें क्या करना है, इसे याद करना है, ठीक है। पढ़ तो हमने लिया, अभी इसको याद कैसे करें, तो एक निमोनिक याद करना है आपको, 3VCL के नाम से। मैंने इकोनॉमिक्स में जहां जहां पे निमोनिक्स हो सकते हैं, इजी निमोनिक्स वो डालने की कोशिश करी है, जिससे कि आप लोगों को याद करने में प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। क्योंकि मेरे को भी पता है, सेम प्रॉब्लम मेरे साथ भी आता था कि कभी भी इस तरीके से हमें करना है तो दिक्कत क्या आ जाती है कि यार पढ़ तो सारा लेते हैं बट याद नहीं हो पाता, है ना। तो याद करने के लिए हमें कोई एक ऐसा वर्ड होना
चाहिए होता है जो हमें क्या करे, 2 से 3 पेज के आंसर को ना खत्म कर दे एक छोटे से वर्ड के थ्रू, है ना। जैसे अभी हमने 60 टॉपिक कवर करे, अब उन 60 टॉपिक को याद कैसे रखा जाए, डिटेल तो हम अंदर लिख के आ जाएंगे क्योंकि हमने सुना हुआ है और बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से सुना है, तो हमें लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसकी हेडिंग कैसे बनाए प्रॉब्लम वो है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, निमोनिक का इस्तेमाल करते हैं। क्या करते हैं, निमोनिक का इस्तेमाल करते हैं। चलो समझते हैं वन बाय वन। निमोनिक क्या है, 3BCl। 3BCl का मतलब समझा देती हूँ पहले क्या है। 3BCl का मतलब बी भी 3 बार, सी भी 3 बार, लेकिन एल एक बार आएगा। ठीक है, बी भी 3 बार, सी भी 3 बार, एल एक बार। 7 टॉपिक है, एग्जाम में 4 लिखने को आएंगे तो 4 लिख देना, 5 लिखने को आएंगे 5 लिख देना, वो तुम्हारे ऊपर है कि तुम्हें कितने याद है। ठीक है, सबसे पहले बी का मतलब समझते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या करते हैं, बी का मतलब समझते हैं कि क्या होता है करके। फर्स्ट वाले बी का मतलब समझते हैं, ये होता है बैंक ऑफ इशूइंग नोट्स। इशूइंग नोट्स, ठीक है। इसके बाद सेकंड वाले बी का मतलब समझते हैं कि सेकंड बी का मतलब क्या हो, बैंकर टू द गवर्नमेंट। ठीक है, इस तरीके से लिखोगे ना तो अपने आप ही चीजें याद आने लग जाते हैं। बैंकर टू द, आई एम सॉरी, टू द गवर्नमेंट। ठीक है, ये क्या करता है, गवर्नमेंट के लिए बैंकर के रूप में काम करता है। जहां पे हमने समझे थे 3 फंक्शन ये उसके लिए परफॉर्म करता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट वाले का क्या होता है, बोलो, बैंकर्स रोल एंड सुपरवाइजरी। बैंकर्स रोल एंड सुपरवाइजरी रोल। वाइजरी रोल, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं सी की। मैंने क्या समझाया था, बी भी 3 बार, सी भी 3 बार हमें लिखना है। अब ये क्या होता है, क्लियरिंग हाउस फंक्शन। ये क्या करता है, क्लियरिंग हाउस फंक्शन। ठीक है, इसके बाद अगला सी क्या है हमारा, कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। याद आ रहा है धीरे धीरे, कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। ठीक है, नेक्स्ट सी क्या है हमारा, कंट्रोल ऑफ क्रेडिट। कंट्रोल ऑफ क्रेडिट, ठीक है। सी भी 3 बार हो गया, अभी क्या है, एल, लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट। ठीक है, आई होप आराम से याद हो गया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी। एक बार मोटा मोटी पूरे चैप्टर का रिकैप ले लेते कि क्या क्या समझा था हमने। सबसे पहले हमने क्या समझा था कि बैंक क्या है। ठीक है, व्हाट इज बैंक। बैंक के डेफिनेशन में हमने समझा था एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो कि डिपॉजिट और लैंडिंग के फंक्शन को परफॉर्म करती है। फिर हमने बैंक की ओरिजिन समझी थी कि कौन सी वर्ड आई आई थी, तो हमने समझा कि बैंक को बैंकर्स बैंक या फिर बैंक का मतलब क्या होता है, बेंच। ठीक है, वहीं से इसका क्या होता है, ओरिजिन हुआ था। फिर हमने समझा था कि ये जो डेफिनेशन है हमें वॉल्टर लीफ ने दी थी। ठीक है, ये वन ऑफ द ऑथर है, इसके अलावा भी कई सारे ऑथर ऐसे हैं जिन्होंने इसकी डेफिनेशन दी है, बट मैंने सिर्फ 2 नाम ही मेंशन यहाँ पे करे जिससे कि आप लोगों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम ना हो याद करने में। अब वॉल्टर लीफ का ही नाम याद कर लेना, इनफ रहेगा। ठीक है, फिर हमने डिफरेंट टाइप ऑफ बैंक में मैंने बताया था कि कौन कौन से बैंक होते हैं, लेकिन मैंने बोला था कि इनके डिटेल के लिए हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे जिससे कि आपकी नॉलेज भी इनहेंस हो जाए और साथ के साथ आपको जो सिलेबस है उसमें भी आपको प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि अगर मैं यहीं पर डाल देती तो आपको प्रॉब्लम हो जाता कि यार ये सिलेबस का पार्ट है भी या नहीं है। तो सिलेबस के हिसाब से बस आपको नाम पता होने चाहिए। ठीक है, फिर हमने समझा था मनी क्रिएशन बाय द कमर्शियल बैंक। बैंक कमर्शियल बैंक क्या करते हैं, हालांकि ये खुद से नोट तो इश्यू नहीं कर सकते, लेकिन ये क्या करती है, अपने लिए खुद से क्या करती है, मनी को जनरेट कर लेती है। ठीक है, फिर उसके बाद हमने समझा था कि प्राइमरी डिपॉजिट क्या होता है, सेकेंडरी डिपॉजिट क्या होता है, और किस तरीके से हमारे यहाँ पे जो कमर्शियल बैंक है वो अपने लिए खुद से मनी को क्रिएट कर पाते हैं।
फिर हमने समझा था सेंट्रल बैंक होता है, सेंट्रल बैंक एक अपेक्स बॉडी है, एक अपेक्स बैंक है जो कि क्या करती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड इवन सारे कमर्शियल बैंक्स के लिए क्या काम सॉरी क्या करती है, काम करती है। ये एक सोल एजेंसी है जो कि नोट इश्यू करने का काम करती है, ठीक है। इसके बाद हमने इसके फंक्शन में 7 फंक्शन पढ़े थे जो हमने 3BCL के नाम से याद भी करनी है। 3BCL में कौन कौन से फंक्शन थे, सबसे पहला था हमारा बैंक ऑफ इशूइंग नोट, ठीक है। सबसे पहले क्या था, बैंक ऑफ इशूइंग नोट, फिर था बैंकर टू द गवर्नमेंट, ठीक है। फिर होता है बैंकर्स बैंक एंड सुपरवाइजरी रोल। उसके बाद हमने सी में पढ़ा था सबसे पहले क्लियरिंग हाउस फंक्शन। उसके बाद हमने पढ़ा था यहाँ पे कंट्रोल ऑफ क्रेडिट और कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। और लास्ट वाले एल का मतलब क्या था, लेंडर ऑफ लास्ट रिजोर्ट। आई होप इसका पार्ट 1 अच्छे से समझ में आ गया होगा। इन एनी केस किसी भी तरीके का कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन के थ्रू पूछ सकते हो कि मेरे को इस चीज में या इस टॉपिक मेरे को समझ में नहीं आया। क्योंकि ये चैप्टर ना थोड़े टेक्निकल चैप्टर होते हैं, इवन पूरी इकोनॉमिक्स ही थोड़ी टेक्निकल है जहां पे आपको चीजों को बहुत डिटेल में समझना जरूरी होता है, ठीक है। तो अगर कहीं पे कोई दिक्कत हो आप मेरे को बता देना प्लीज, ताकि मैं उसके ऊपर ना फिर एक डिटेल वीडियो ही बना दूंगी कि ये इसका एक्चुअली में मतलब था, ठीक है। बाकी मैंने जितने भी पॉइंट कवर हो सकते थे वो सारे के सारे इसमें क्या करे हुए हैं, कवर करे हुए हैं, ठीक है। और एक प्रॉपर सिस्टम में, प्रॉपर मैनर में इस चैप्टर को ड्राफ्ट करा हुआ है जिससे कि आपको याद करने में कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। चलो अभी मिलते हैं आगे वीडियो में, ओके बाय बाय।